नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। उस सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, उन सब्जेक्ट में से भी कौन से टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, या फिर उन टॉपिक्स की कितनी वर्थ है, कौन से टॉपिक की कितनी वर्थ है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, उन टॉपिक्स में से भी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीटेडली देखने को मिल रहे हैं, कितने प्रीवियस ईयर से हम देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जनरली स्टूडेंट्स को कभी राइट सिलेबस ही नहीं मिल पाता है, उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा टॉपिक उन्हें प्रिपेयर करना है या फिर कौन सा टॉपिक वो स्किप कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में है, इस तरीके के कंफ्यूजन है आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, तो ये सारे डाउट्स आज के सेशन में क्लियर होने वाले हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें एसएससी एमटीएस से रिलेटेड हैं, चाहे मैं उसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, उसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं, उसके सिलेबस की बात करूं, उन सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, उन सब्जेक्ट में से भी किस टॉपिक की कितनी वर्थ है, जो टॉपिक हमें बताए गए एग्जामिनेशन के लिए, उन टॉपिक्स में से भी किस टाइप के क्वेश्चन जनरली हम एग्जामिनेशन में पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, या फिर आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किससे कितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम जानेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के सैंपल्स भी आपको दिखाने वाला हूं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें एसएससी एमटीएस से रिलेटेड है वो सारी सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं एसएससी एमटीएस के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पेपर 1, उसके बाद आता है पेपर 2 और थर्ड आपको जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। थर्ड क्या रहेगा आपका? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पेपर 1 की अगर बात की जाए, जो कि क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वहां पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपके पास रहेगा 90 मिनट्स का टाइम या फिर 120 मिनट्स का टाइम। 90 मिनट्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और अगर 120 मिनट्स की मैं बात करूं विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स इसका टाइम रहने वाला है। इसी तरीके से अगर बात करें पेपर 2 की, जो कि क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, ऑफलाइन ये रहेगा, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स, जैसे कि अभी मैंने बताया 30 मिनट्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और अगर 40 मिनट्स की आप बात करते हैं तो विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 40 मिनट वहां पर रहने वाले हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। पेपर 1 के ही बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जो पेपर 2 है आपका, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर पेपर होगा, और अगर बात कर जाए इनके बाद आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आइए और चीजें देखते हैं, एग्जाम पैटर्न देखते हैं क्या रहने वाला है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, और उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या सिलेबस आने वाला है पेपर 1 एग्जामिनेशन में। जैसे मैंने आपको बताया, उसी के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है। और जैसे मैंने बताया था कि सिलेबस में हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, या फिर उसमें से भी किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या बताया गया यहाँ पर, पेपर 1 पैटर्न। तो पेपर 1 में जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, और ये कैसे रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने आपको देखने को मिलेंगे? 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं आपके? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 25 देखने को मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट से। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस से भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने देखने को मिलेंगे? 25। हर एक राइट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 1 मार्क्स, यानी कि ये भी कितने मार्क्स का हो गया? जनरल इंग्लिश भी कितने मार्क्स का हो गया? 25 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस भी कितने मार्क्स का हो गया? 25 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, और जो जनरल अवेयरनेस है आपका, वो भी कितने का हो गया? 25 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का। आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, और इसी के बेस पर आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो तैयार होगी, और जो आपका पेपर 2 है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन आपका होगा। तो आपको समझ में आ गया 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। टाइमिंग क्या रहेगा? टोटल ड्यूरेशन फॉर जनरल कैंडिडेट दैट इज 90 मिनट। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उन्हें तो 90 मिनट्स का टाइमिंग दिया जाएगा, लेकिन
टोटल ड्यूरेशन फॉर PWD कैंडिडेट्स यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए कितना टाइम रहने वाला है, उन्हें 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो टाइमिंग आपको ध्यान रखना है और आपको नंबर्स याद रखने हैं। 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट से, यानी कि 4 सब्जेक्ट हो गए, टोटल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100, और जो मार्क्स रहेंगे वो भी कितने रहेंगे 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लेते हैं, क्या बताया गया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर। द पेपर 1 विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इंक्लूडिंग 100 क्वेश्चन व्हिच विल बी ऑफ 100 मार्क्स इन टोटल। तो जैसे मैंने आपको बताया जो पेपर 1 है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, जिसमें हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। क्या इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी अभी हम देखेंगे। ईच करेक्ट आंसर विल बी आंसर्ड अवॉर्डेड 1 मार्क्स। एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स इस तरीके से आपके हो गए। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और जैसे मैंने कहा कि क्या नेगेटिव मार्किंग, क्या पेनल्टी भी रहेगा वहां पर कुछ, तो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलता है 0.25 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसके लिए कितना मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, आपका 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इस चीज को भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। टाइमिंग फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड सेरिब्रल पैलिसी कैंडिडेट इज 120 मिनट्स। तो जो हमारे PWD कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 120 मिनट्स होने वाले हैं। तो चीजें यहाँ पर पेपर 1 को लेकर आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, जो कि इसी के बेस पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा। 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट से, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, और टोटल मार्क्स कितने हैं एग्जामिनेशन के लिए 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। अब पेपर 2 की अगर बात करते हैं तो पेपर 2 मैंने आपको कैसे बताया, डिस्क्रिप्टिव टाइप। पेपर 2 आपका कैसे रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। वहां पर आपको क्या हो सकता है, शॉर्ट लेटर आपको देखने को मिलेंगे, एस्से राइटिंग आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश में, या तो आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर और एनी लैंग्वेज ऑफ 8th कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर किसी भी उस लैंग्वेज में जो 8th कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई है। और अगर बात की जाए कि कितनी लैंग्वेजेस आपको 8th कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलती है 22 कौन कौन सी, कश्मीरी, असमी, बंगाली, मराठी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेज जो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखना चाहें उस लैंग्वेज में आप इन्हें लिख सकते हैं। शॉर्ट लेटर ऐसे इंग्लिश में लिखें, या फिर जो 8th कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस मेंशन करी गई हैं उसमें भी आप इन्हें लिख सकते हैं। मार्क्स अब क्या रहेगा, मार्क्स कितने रहेंगे, कितने मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। टाइमिंग की अगर बात की जाए, टोटल ड्यूरेशन फॉर जनरल कैंडिडेट दैट इज 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स का ये पेपर रहेगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स। टोटल ड्यूरेशन फॉर PWD कैंडिडेट दैट इज 40 मिनट्स। तो यहां पर भी उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 10 मिनट्स का उनके पास रिलैक्सेशन रहेगा। तो पेपर 2 भी आपको क्लियर हो गया, जिस पर्टिकुलर रीजन का होगा वो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करेगा। तो जिस भी रीजन का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहां की लैंग्वेज आप इस वाले पेपर के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर आप पेपर 1 में देखेंगे, पेपर 1 में सिर्फ जनरल इंग्लिश छोड़कर या तो आप जनरल इंटेलिजेंस हिंदी में ही दे सकते हैं, बायलैंग्वेज आपके लिए होगा इंग्लिश में, वहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी सेम रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश में आपको पेपर देखने को मिलेगा, बाकी जो इंग्लिश है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा। ये तो चीज अंडरस्टूड है। तो हमें दोनों समझ में आ गए, पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न हमें समझ में आ गया, पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न हमें समझ में आ गया। आगे क्या बताया है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं पेपर 2 से रिलेटेड। द पेपर 2 विल बी अ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, उसका नेचर आपको मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। टाइमिंग फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड सेरिब्रल पैलिसी कैंडिडेट इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स किनको दिया जाएगा, PWD कैंडिडेट्स को। द एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, जो एग्जाम है वो सिर्फ कैसा है, उसका नेचर कैसा है, क्वालिफाइंग है, वो सिर्फ वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। फाइनल मेरिट से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। It is intended to test the elementary language skills of the candidates to be suitable for the post। तो यहां पर ये एग्जामिनेशन बेसिकली क्यों लिया जा रहा है, ताकि जो एलिमेंट्री स्किल लैंग्वेज स्किल है कैंडिडेट का उसे जाना जा सके, जिस रीजन में वो काम करने जा रहा है क्या वहां की वो लैंग्वेज उसे उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसे उसका थोड़ा बहुत वहां पर उसे ज्ञान है। तो इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 आपका रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में आपका क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
थर्ड स्टेज में क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। 10th क्लास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप पास होने चाहिए 10th क्लास सर्टिफिकेट आपके पास जो होगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सच एज पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एक्सेट्रा। तो जो आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस तरीके के आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जहां पर आप रहते हैं यानी कि आपके घर का जो प्रूफ होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। तो चीजें क्लियर है, इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी कब, जब आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सारे डॉक्यूमेंट का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। तो आई होप ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखते हैं कि सबसे पहले सिलेबस हमें किस चीज का दिया गया है यहाँ पर, एसएससी एमटीएस सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और चारों सब्जेक्ट से आपको 25 ईच क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जामिनेशन में पेपर 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होने वाला है। तो जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए, एसएससी एमटीएस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। सबसे पहला टॉपिक कौन सा बनेगा आपका, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि इसमें इस टॉपिक्स में से किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक सीरीज आपको दे दी जाएगी जिसमें अल्फाबेट्स होंगे, नंबर होंगे, एज वेल एज उसमें सिंबल्स भी इंक्लूड किए जाएंगे और उसी सीरीज के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो पोजीशन बेस्ड होते हैं। सपोज लेफ्ट हैंड साइड से कोई नंबर या कोई अल्फाबेट है, 16th अल्फाबेट है आपका, उसके लेफ्ट में, उसके 4th लेफ्ट में कौन सा नंबर है वो आपको बताना है। अब देखिए, अगर आप ट्रेडिशनली से करते तो कैसे करते, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे वो 16th अल्फाबेट कौन सा है, फिर आप काउंट करेंगे कि उसके 4th में कौन सा लेटर है या फिर कौन सा अल्फाबेट है। तो ट्रेडिशनली हर कोई इन क्वेश्चन को कर सकता है, रीजनिंग कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा, टाइम, टाइम प्लस एक्यूरेसी, जो इन दोनों को अचीव कर लेगा वो ही सिलेक्शन ले पाएगा। तो इस चीज के लिए यहाँ पर जब हम रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं, सबसे ट्रिकी सेक्शन होता है ये एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको इसकी सही ट्रिक पता है तो आप इसे बहुत कम टाइम में इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं और एक इसे अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो जो विद्या 24 आपके लिए लेके आया है एसएससी एमटीएस सिलेबस, उसमें जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें पहले तो क्या करा गया, टाइप बाय समझाया जाएगा आपको कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ट्रेडिशनली आपने सीख लिया, आपको कंसेप्ट उसका समझ में आ गया, उसके बाद आपको बताई जाती है वहां पर इंपॉर्टेंट ट्रिक्स किस तरीके से, जिस तरीके से अभी मैंने बताया ट्रेडिशनली आप काउंट कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, लेकिन एक उस ट्रिप की हेल्प से आप 30 से 40 सेकंड में उस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पर, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें भी बहुत ज्यादा ट्रिक का रोल रहने वाला है, एनालॉगी, ओड वन आउट, सिलोग्स, डायरेक्शन सेंस और रैंकिंग। तो ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ रीजनिंग में, इन सब में ही आपको शॉर्टकट ट्रिक की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारे कोर्स में कवर की गई है। और टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर रीजनिंग से हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। नॉर्मल वर्ड में पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज, एम्बेडेड एंड कंप्लीट द इमेज, काउंटिंग फिगर। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जितने भी ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे पेपर फोल्डिंग की बात करें, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज, एम्बेडेड, कंप्लीट द इमेज, काउंटिंग, लेकिन अगर आपको इनकी भी ट्रिक पता चल जाए तो इनके क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट या कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं रह जाते हैं। ब्लड रिलेशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जब हम रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। इसी से रिलेटेड अब जब आप ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लेते हैं, इस ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आपको पजल्स में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो आपस में भी इंटरकनेक्टेड रहते हैं। मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिल सकते हैं। वर्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, तो ऐसा रहेगा कि यहाँ पर आपको एक वर्ड दे दिए, कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे और आपको उन्हें कैसे सेट करना होगा जैसे कि वो डिक्शनरी फॉर्मेट में हमें देखने को मिलते हैं। वर्ड्स और साथ ही साथ लेटर्स भी आपको दिए जा सकते हैं कि आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सा वर्ड दे दिया और जो उसके लेटर्स हैं आपको उसे डिक्शनरी फॉर्मेट में अरेंज करना होगा, तो उसके बाद कौन सा वर्ड हमारे पास बनकर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग सेक्शन से देखने को मिलेंगे। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें बताया गया है यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड।
तो एक एक करके यहाँ पर अभी हम पहले सिलेबस जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया सिलेक्शन प्रोसेस अभी हमने देखा, वो एग्जाम पैटर्न अभी हमने देखे, सिलेबस देखेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से जो सिलेबस जो भी हमारा सब्जेक्ट है इनमें से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस टाइप्स के क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें देखेंगे, इनकी वर्थ भी हम देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या बताया गया, नंबर सिस्टम, HCF LCM, नंबर सिस्टम, HCF LCM, ये हमने बचपन में भी पढ़ा होता है, जब हम 5th क्लास में होते हैं तब से हम ये पढ़ते आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इनके कंसेप्ट हम भूल जाते हैं, और एक बार कंसेप्ट भूल जाते हैं तो उन्हें रिवाइज करना, उन्हें रिकॉल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए विद्या 24 आपके लिए क्या लाता है, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी, यानी कि जहां पर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। जब तक कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ट्रिक का कोई यूज नहीं है। तब आपको कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो वहां पर ट्रिक यूज करने में भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इजीली ट्रिक्स को यूज किया जा सकता है। तो सारी चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छे से इस कोर्स में कवर की गई हैं। तो और क्या बताते हैं यहाँ पर, परसेंटेज एंड एवरेज, परसेंटेज एंड एवरेज आपका टॉपिक रहने वाला है, टाइम एंड वर्क आपका रहने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इससे क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से। ज्योमेट्री आपका रहेगा, और कौन से टॉपिक हमें बताएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से अब क्वेश्चन आपसे 2D में भी पूछे जा सकते हैं और 3D बेस्ड क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। और क्या बताया यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री, DI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए जब हम SSC MTS की बात करते हैं, और DI में भी डिफरेंट चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, डेटा टेबल, लाइन ग्राफ, और इन सब की भी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे सिर्फ आप अपने ग्राफ को एनालाइज करके वहां पर आंसर कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अगर वो चीज नहीं पता होती है तो वो क्या करते हैं, उसमें भी अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और जबकि मैं आपको बताऊंगा कि एक एक सेकंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे। तो देखेंगे हम किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, कैसे हम अपने चार्ट्स को एनालाइज करके इजिली वहां पर आंसर कर सकते हैं, या फिर जब DI का कौन सा चार्ट हमें देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, उसको करने की क्या राइट अप्रोच है। तो सारी अप्रोच आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। अलजेब्रा भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है SSC MTS के लिए। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या बताया गया है यहाँ पर, इंग्लिश। तो इंग्लिश भी आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसमें आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी होगी। ये टॉपिक्स आप देख रहे हैं, स्पोर्ट दायरा, सबसे पहला टॉपिक क्या बताया गया, स्पोर्ट दायरा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलता है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल वर्ड, जहां पर आपको क्या दे दिया जाएगा, काफी सारे वर्ड दे दिए जाएंगे, तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है। या फिर अगर एक सेंटेंस आपको दे दिया गया, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन से सेंटेंस में कौन सा गलत वर्ड यूज किया गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आइडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक पूरा एक सेंटेंस आपको दे दिया गया और उसे हमें किससे सब्स्टिट्यूट करना होगा, एक वन वर्ड से उसे सब्स्टिट्यूट करना होगा। आगे देखते हैं और क्या बताया गया इंग्लिश में, कौन कौन से टॉपिक, इंप्रूवमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको इंप्रूवमेंट करनी होगी सेंटेंसेस में, या फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इसी से आप 5 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं। और जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा टाइम वहां पर पैसेज रीड करने में वेस्ट कर देते हैं, बार बार वो पैसेज को रीड करते हैं फिर वो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो यहाँ पर भी इसकी आपको राइट अप्रोच देखने को मिलेगी और डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको इंग्लिश में भी, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो बायलैंग्वेज है। आपको बिल्कुल इंग्लिश में, अगर आप CBSE बोर्ड से नहीं है, आप यूपी बोर्ड वगैरह से हैं, तो आपको इसे समझने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि पूरा कोर्स बायलैंग्वेज है। इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं रहने वाली है आपके लिए इस कोर्स के बाद। और देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में काफी डिफरेंट क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड करे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, अवार्ड विनिंग बुक्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इस तरीके के टॉपिक हमें जनरल अवेयरनेस में देखने को मिलते हैं। और जनरल स्टूडेंट्स के माइंड में क्या डाउट रहता है कि हिस्ट्री में से सर हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हमने देख लिया कि हिस्ट्री आएगा जनरल अवेयरनेस में, ज्योग्राफी आएगा जनरल अवेयरनेस में, इकोनॉमिक्स आएगा जनरल अवेयरनेस में, तो सर इनमें से कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी में वो मिसमैच रहते हैं हमेशा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको जनरल अवेयरनेस में जो दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट हिस्ट्री दिया गया है,
ज्योग्राफी दिया गया है, इकोनॉमिक्स दिया गया है या फिर साइंस दिया गया है, इनमें से भी कौन कौन से टॉपिक आपके लिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं और क्या बताया यहाँ पर, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से भी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि पॉलिटी में से सर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ें, करंट अफेयर, साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, अवार्ड्स ऑनर, साइंटिफिक रिसर्च और स्टैटिक जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके। तो ये सारे टॉपिक किस में इंक्लूड होते हैं, हमारे जनरल अवेयरनेस में। लेकिन जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट इसके अंदर दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार उन पे भी नजर मार लेते हैं। पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कंप्लीट कर देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस हमारे एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर द टॉपिक्स फॉर द जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन ऑफ एसएससी एमटीएस आर एस फॉलोज। तो जनरल साइंस की अगर बात करी जाए, जनरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो बायोलॉजी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शंस, लिस्ट ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट पार्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम एंड देयर फंक्शंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शन, लिस्ट ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट पार्ट्स, प्लांट एंड एनिमल किंगडम और देयर फंक्शंस एंड एनवायरनमेंट। अब फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में। मोशन पूछा जा सकता है आपसे, मोशन से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे एसएससी एमटीएस में। फोर्स से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ग्रेविटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन बन सकता है आपके एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन में, मैग्नेटिज्म, प्रेशर, वर्क, साउंड एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, डेफिनेशन ऑफ बेसिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सेट्रा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, अलॉयज एंड यूसेज ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो ये सारे टॉपिक कहां से देखने को मिलेंगे, साइंस से। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और जैसे कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी एसएससी एमटीएस प्रिपरेशन के लिए, वो सारे मैंने आपको बता दिए। तो और सब्जेक्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर जनरल। और क्या बताया गया यहाँ पर, हिस्ट्री टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से क्या क्या टॉपिक बनते हैं आपके लिए, एशियंट इंडिया आपसे पूछा जा सकता है, मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और कई बार एंशिएंट इंडियन बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखे गए हैं। अब बात करी जाए इंडियन पॉलिटी से क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जोन जोन से शेड्यूल किस में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, या फिर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, लिस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए, उनकी कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए, या फिर लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। बात करी जाए अगर इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, प्लानिंग इन इंडिया, नेशनल इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI और इन्फ्लेशन। तो ये इन सारे टॉपिक से आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो और क्या सब्जेक्ट अभी हमने देखे जनरल अवेयरनेस में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकल, माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, डेजर्ट, एग्रीकल्चर, सॉइल्स, क्लाइमेट, रेनफॉल, मॉनसून, इंडियन ज्योग्राफी, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, हाईवेज, सोलर सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से हमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और कई बार एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि बात करी जाए हार्डवेयर, इंटरनेट, ईमेल्स, चिप्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। स्पोर्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स एक बहुत ही वाइड सेक्शन है, तो स्पोर्ट्स से किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, 2 तरीके से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एक स्टैटिक और दूसरा आपका क्या रहने वाला है, जो करंट चैंपियनशिप चल रही है, जो करंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं आर्चरी, एथलीट्स, बास्केटबॉल। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए,
फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। किसी एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का नाम आपको दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कौन सा स्पोर्ट्स वो खेलते हैं या फिर कौन सी कंट्री के लिए वो खेलते हैं, क्या उनकी अचीवमेंट्स रही हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, कौन कौन से अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, किसी एक ट्रॉफी का नाम दे दिया गया आपको और पूछ लिया गया कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएट है, कोई अवार्ड का नाम दे दिया गया कि लेटेस्ट ये अवार्ड किसको दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट, जितने भी हमारे 4 सब्जेक्ट थे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, हमने देख लिया है कि कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें एसएससी एमटीएस के लिए प्रिपेयर करने हैं और सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाने वाले हैं 25 इंटू 4 कितना हो गया, टोटल क्वेश्चन हो गए 100 और 100 मार्क्स का ही पेपर आपका रहेगा। तो ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं एसएससी एमटीएस के। तो अब ये जान लेते हैं कि इन टॉपिक्स में से क्या क्या वेटेज रहने वाला है, इन सब्जेक्ट में से किस टॉपिक का क्या वेटेज रहने वाला है, जो आने वाला एग्जामिनेशन है उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं किस टॉपिक से। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में उस टॉपिक से आते हैं। तो आइए ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वेटेज की बात करेंगे हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। The 25 questions from this section are asked from a variety of topics. The topic with approximate number of questions are listed below. तो जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 25 देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 25 नंबर के क्वेश्चन जो है हमारे, वो किस तरीके से डिवाइड रहेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमें देखने को एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। तो अगर बात करी जाए क्लासिफिकेशन की, तो जो क्लासिफिकेशन हमारा रहने वाला है वहां से हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी भी अगेन हमारे लिए स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं हमें। कोडिंग एंड डिकोडिंग से 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। हर टॉपिक का जो वर्थ रहेगा वो हर एग्जामिनेशन में अलग रहने वाला है। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस में हमें कोडिंग डिकोडिंग से 2 या 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वहीं एसएससी सीजीएल की अगर आप बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। तो जो हर एक सब्जेक्ट है हमारा, हर एक टॉपिक है हमारा, उसकी वर्थ हर एक एग्जामिनेशन में अलग रहती है। तो एसएससी एमटीएस में किस तरीके से इनका डिवीजन रहने वाला है, किस तरीके से वेटेज रहने वाला है, क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, एनालॉजी से भी 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से 1 से या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। मैट्रिक्स का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। वर्ड फॉर्मेशन का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको। अरेंजिंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, यहां से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेन डायग्राम से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं एग्जामिनेशन में। डिस्टेंस डायरेक्शन से कई बार ऐसा रहा है, कई जो हमने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है उसमें देखने को मिला है, कई बार तो इसे दिया ही नहीं गया एग्जामिनेशन में, यानी कि 0, ये इसका एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिला। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक क्वेश्चन हमें डिस्टेंस सेंस से देखने को मिला है। तो या तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आ ही ना इसका क्वेश्चन, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाए। आगे देखते हैं ब्लड रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। मिसिंग नंबर के हमें 1 से 4 क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। पजल जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से भी आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक पजल आपको दे दी जाएगी, उसी के बेस पर क्वेश्चन आपसे 2 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछते जाएंगे। तो पजल बनाने के लिए आपको राइट अप्रोच पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से आप उसको, जो पजल है आपका, एक पैराग्राफ आपको गिवन है, तो किस तरीके से आपको उस पजल को बार बार ना पढ़ना पड़े, क्या उसके हम किस तरीके से शॉर्ट नोट बना सकते हैं, किस तरीके से उन शॉर्ट नोट की हेल्प से हम अपनी पजल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार हमारी पजल बन गई तो इन चारों क्वेश्चंस को हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। फिर तो बस हमें वहां पर अपना ऑप्शन टिक करना होता है। तो बहुत ही अच्छे से पजल को भी, जो हमारा पजल है उसे भी जितने भी उसके टाइप्स हैं उसमें डिवाइड किया गया, उनकी ट्रिक्स आपको बताई गई, उनका बेसिक कंसेप्ट आपको बताया गया, और एग्जामिनेशन में किस तरीके से आपको पजल सॉल्व करना है। क्या स्टार्टिंग में ही हम पजल को लेके बैठ जाएं या फिर हमें पजल को एंड में सॉल्व करना है। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में ही पजल लेते हैं और वहां पर आप उसे सॉल्व नहीं कर पाए तो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पजल हमें हमेशा कब करनी होती है, एट द एंड, ताकि हम वहां पर इजिली उसे टाइम भी दे सकें। जो हमारा टाइम बच चुका है, बाकी क्वेश्चन हमने कर लिए, तो पजल में हम अपना टाइम दे सकते हैं और वहां पर उसे इजिली हम सॉल्व कर पाएंगे। और सीरीज कैसा रहेगा, सीरीज में से भी 4 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया। और नॉन वर्बल एंड
वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से आपको 5 से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो सर इन सब की हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हमने टॉपिक आप समझ लिया, आपने कहा कि टॉपिक को हमने कैसे डिवाइड करा, पूरे टॉपिक को टाइप वाइज हम डिवाइड करें, लेकिन सर इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाएगी? तो आपकी प्रैक्टिस के लिए वहां पर आपको दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद प्रॉपर सोल्यूशन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो आपको दिए जाएंगे। स्पेशल प्रैक्टिस सेशन आपके होंगे विद टाइम एंड नॉन टाइम, जहां पर आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे वर्क कर पाएंगे, और साथ ही साथ 3 डिफरेंट लेवल में भी आपके लिए क्विज वहां पर रखी जाती है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इजीली ट्रैक कर सकें। तो वहां पर इस तरीके से इस पूरे सिलेबस में इस तरीके से आपको इस कोर्स में आपको इस तरीके से ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो वेटेज हमें समझ में आ गया, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का कौन सा टॉपिक कितनी वर्थ रखने वाला है हमारे आने वाले एग्जामिनेशन में। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। There are multiple subtopics under the numerical aptitude section of SSC MTS. A total number of questions is 25 asked from them. तो जैसे कि अभी भी हमने देखा कि हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, लेकिन हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात की जाए तो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का क्या रहेगा? सिंप्लीफिकेशन का रहने वाला है 1 से 2 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 3 क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एवरेज की अगर हम बात करें, एवरेज भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका रहेगा। प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन एज से या तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आ ही नहीं बिल्कुल भी, या फिर ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि कुछ प्रीवियस ईयर ऐसे हैं जहां पर प्रॉब्लम ऑन एजेस से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। अब बात की जाए स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और हर एक टाइप अलग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा, इसमें काफी सारे टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो देखेंगे हम कि इनमें से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक वर्दी टॉपिक है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन ना आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। नंबर सिस्टम का भी यही रहने वाला है। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से टॉपिक बताए गए। नंबर सिस्टम अगेन ये मैंने आगे आ गया है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से 2 से या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 2D से भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है या फिर 3D से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। DI से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। टाइम एंड वर्क 1 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मिक्सचर प्रॉब्लम से 0 से 1, एलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों में आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो इस तरीके से इन टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है। तो चीजें क्लियर हैं, क्या वर्थ रहने वाला है सर। अब हमने क्या देखा कि टॉपिक वाइज हमने टाइप वाइज हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट करा, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन सर इनको रिवाइज कैसे किया जाएगा कि ये जो हमारे इतना बड़ा सिलेबस है इन्हें हम किस तरीके से इजीली रिवाइज कर पाएंगे। जब एग्जामिनेशन के टाइम पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक एक चीज हम पढ़ लेंगे, तो किस तरीके से ना रिवाइज किया जाएगा। तो स्पेशली आपके लिए रिवीजन सेशन भी डिजाइन किया गया है इस कोर्स में, ताकि आप इजीली एक टाइम फ्रेम में, एक टाइम बाउंड में इन सारी चीजों, जितनी भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, उन्हें एक टाइम फ्रेम में रिवाइज कर सकें। कोई भी कंसेप्ट आपका जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो छूटे नहीं। तो इस तरीके से पूरे कोर्स में अभी हम देखते चलेंगे कि क्या क्या फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट क्या है? जनरल इंग्लिश। This section tests the candidate's verbal ability in the English language through multiple topics that checks an individual hold on the language. ये टॉपिक किस लिए दिया गया है? ताकि कैंडिडेट्स की वर्बल एबिलिटी चेक करी जाए और डिफरेंट टॉपिक से हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल्स का कितना होल्ड है उस लैंग्वेज पर। कौन कौन से टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 5। और वो 5 क्वेश्चन किस पे बेस्ड रहने वाले हैं? एक पैसेज पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या करा जाएगा? एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा और उसी पैसेज के बेस पर उन 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर बात की जाए, फिल इन द ब्लैंक्स से कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं? 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं स्पेलिंग से, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको उससे पूछ लिया जाए कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रेजेस और आइटम से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। सिनोनियम एंड एंटोनियम से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक सिनोनियम्स का हो सकता है, एक एंटोनियम्स का भी हो सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं।
सेंटेंस करेक्शन से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस एरर स्पॉटिंग से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से वेटेज रहने वाला है इंग्लिश का। इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से देखने को मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन, स्पेलिंग्स के 2 क्वेश्चन, फ्रेजेस एंड आइटम्स के 3 क्वेश्चन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3, सेंटेंस करेक्शन एंड एरर स्पॉटिंग 4-3। तो इस तरीके से पूरा वेटेज रहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्या बताया गया यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फिजिक्स से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, फिजिक्स से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से, और बायोलॉजी से 3 से 5 क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एनवायरनमेंट से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, साइंस इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। करंट अफेयर का सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है आपकी जनरल अवेयरनेस एग्जाम में, 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और क्या बताया इन्होंने, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, फेमस प्लेसेस एंड पीपल से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल से 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आर्ट एंड कल्चर का भी 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2, इंडियन ज्योग्राफी से भी 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बुक्स एंड ऑथर एंड स्पोर्ट्स से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से चारों सब्जेक्ट का वेटेज रहने वाला है, चारों सब्जेक्ट के टॉपिक का वेटेज रहने वाला है एग्जामिनेशन में। तो अब हमने देख लिया कि क्या क्या वेटेज किस टॉपिक का रहने वाला है, तो अब हमें यहाँ से ये भी एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं टॉपिक जो हमने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है, जो हमने टॉपिक्स देखे हैं, और उन टॉपिक्स में भी जिन टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उन पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है इस SSC MTS कोर्स में। वो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ पूरा सिलेबस भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। फोकस उन पे रहेगा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक तो बहुत अच्छे से समझाई जाएंगे, उनका टॉपिक, उनकी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, लेकिन पूरा सिलेबस भी आपको पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पे आपको फोकस करा जाएगा या सिर्फ वही चीज आपको पढ़ाई जाएंगे। तो सर कोई चीज ऐसी भी है क्या कि हम चेक कर सकेंगे पूरे कोर्स को, हम जो हमारा पूरा SSC MTS का सिलेबस है इस कोर्स में कैसे कंप्लीट करेंगे? तो हाँ, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आपको एक शेड्यूलर दिया जाता है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप डे वाइज भी देख सकते हैं कि डे 1 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, डे 2 में क्या पढ़ाया जाएगा, और किस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा SSC MTS का। तो वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा किस तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता चल रहा हूँ। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश में किस एक टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखे जा रहे हैं, रिपीटेडली हमें किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं, या फिर आने वाले एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। और इस पूरे कोर्स में SSC MTS के कोर्स में इन्हीं क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा वर्क किया गया है। बताया जाएगा आपको इनकी ट्रिक, किस तरीके से आप इन्हें इजिली कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी मिस्टेक कम से कम अपनी मिस्टेक्स करके अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करी जाए कॉमन एरर्स की, तो कॉमन एरर से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, रोंगली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट वर्ड। इस टाइप का मीनिंग क्या हुआ, रोंगली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट वर्ड? तो अब क्या रहेगा, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वहां पर 4 आपको क्या दी जाएंगी, 4 स्पेलिंग्स आपको दी जाएंगी, एक्नॉलेजमेंट, 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 एक्नॉलेजमेंट। अब इनमें से आपको फाइंड करना होगा कि कौन सी एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो रॉन्गली स्पेल्ड हो गया। इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जामिनेशन में देखे जा रहे हैं। तो जो हमने कोर्स डिजाइन किया है SSC MTS का, उन पे सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं टाइप्स पे किया जाएगा जो एग्जामिनेशन में आते हैं, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकें, आप कम से कम मिस्टेक्स करें और ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये टॉपिक और ये टाइप आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो रॉन्गली स्पेल्ड आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स की। तो इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स में किस तरीके से क्वेश्चन देखे जाएंगे, तो वहां पर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि यहां पर बताया गया, मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल, यह आपको दे दिया गया। अब यहां पर कहीं पर क्या किया गया है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज किया गया है। अब वही आपको फाइंड करना होगा। तो इन टॉपिक्स को इन टाइप्स को बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जाएगा पूरे इस
कोर्स में। इनकी ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी ताकि आप इन्हें बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो समझ में आ गया हमें कॉमन एरर से किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है आपके इंग्लिश के लिए, क्योंकि यहां से हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ इसमें क्या रहने वाला है, एक पैसेज आपका रहेगा, एक पैसेज आपका रहेगा, उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। इसमें और कुछ चीज अलग से नहीं देखने को मिलती है। फिल अप सिंगल स्पेस, तो कई बार एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिल अप सिंगल स्पेस, एक सिंगल स्पेस आपको फिल करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल और उसमें भी हमें जो फिल अप स्पेस देखने को मिल रहे हैं वो किससे देखने को मिल रहे हैं, फ्रेजल वर्ब से। तो इस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप इस पे मेहनत कर लेते हैं तो चांसेस ये हैं कि आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है, इंग्लिश में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कैसा रहने वाला है, सिंगल फिलर्स भी किस तरीके से आने वाले हैं, विद फ्रेजल वर्ब्स हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बताया गया यहाँ पर, द मीटिंग इज dash because the fund haven't arrived, the meeting is dash, the meeting is dash because the fund haven't arrived। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सिंगल फिलर में देखने को मिल जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आई होप आपको पता होगा, जहां पर एक सिंपल सेंटेंस गिवन रहेगा आपको और आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है उसे एक वर्ड के साथ। तो इसका सैंपल क्वेश्चन आपको दिखाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल सेंटेंस है, आपको उससे क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड, एक वन वर्ड से उसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आइटम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिंपल आइटम एंड फ्रेज आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। सिनोनिम एंड एंटोनियम से क्वेश्चन आपका बनता है, एक एक क्वेश्चन आपका रहेगा सिनोनियम से, एक क्वेश्चन रहेगा आपका एंटोनियम से, जहां पर आपको उस वर्ड का सिनोनियम बताना होगा या फिर आपको उस वर्ड का एंटोनियम बताना होगा। सिनोनियम बेसिक मेथड अगेन यही है। फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वहां पर आपको क्या करना होगा, एक सेंटेंस आपको गिवन रहेगा और उसमें आपको क्या करनी होगी, उसमें आपको इंप्रूवमेंट करनी होगी। फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो आपको ये भी बहुत ही सिंपल चीज है। वर्ड यूसेज, सिमिलर मीनिंग वर्ड आपको याद करने होंगे, वहां पर आपको वोकैब बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। वर्ड यूसेज में क्या रहने वाला है, सिमिलर मीनिंग वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। और मिस स्पेल वर्ड, अगेन वहां पर स्पेलिंग गलत दी जाएगी, आगे पीछे स्पेलिंग कर दी जाएगी और वो आपको करेक्ट करनी होगी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इंग्लिश से, और इन्हीं टॉपिक्स पे और इन्हीं टाइप्स पे सबसे ज्यादा वर्क किया गया है आपके लिए, ताकि आप इजीली उन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर पाए। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, ये था इंग्लिश के लिए। अब मूव करते हैं अपने मैथमेटिक्स की तरफ। तो अब यहाँ पर बात करते हैं मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स से मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा हो जाता है यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सेक्शन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइप हमें प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। लेकिन एग्जामिनेशंस के लिए हमारे लिए कौन कौन से टाइप इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर्स हम देखते आ रहे हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो वो 3 टाइप आपके लिए हैं। कौन कौन से, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, एंड न्यू सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आफ्टर चेंजिंग सम कंडीशन। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेंगे। तो इनका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, तो क्वेश्चन कैसे बनता है वहां पर, अ फ्रूट सेलर्स बायस लेमन एट 2 for a rupee and sells them at 5 for 3 rupees, his gain percent। तो यहां पर आपसे पूछ लिया गया गेन परसेंट, अब आगे किसी और कंडीशन में आपसे पूछा जा सकता है लॉस परसेंटेज। तो सिर्फ अभी आपको देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से टाइप्स एग्जामिनेशन में आते हैं। और अभी ये जो क्वेश्चंस आपको देखने में इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, पढ़ने में बड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, क्योंकि अभी आपने इन्हें प्रैक्टिस नहीं किया है। लेकिन जब आप इस कोर्स में देखेंगे, जब आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा SSC MTS में प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप देखेंगे कि एक सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ाया जाएगा। पहले आपको पूरा कंसेप्ट समझाया जाएगा, उससे ट्रेडिशनल अप्रोच आपको बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि किस तरीके से आप इसमें शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करके विद इन सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जब आप इस टॉपिक को कर लेंगे, जब आपका प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा और क्विज में आप अपने आप को देखेंगे कि कैसे इजिली इन क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में आप कर पा रहे हैं, तो पूरा सिस्टमैटिक वे में आपकी पढ़ाई होने वाली है। वहां पर आप देख सकते हैं, जब आप अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं टाइप वाइज, तो आपको प्रैक्टिस सेशन भी आपको कराया जाता है, एज वेल एज आपके लिए क्विज भी वहां पर रखी
की जाती है, जो कि 3 डिफरेंट लेवल में आपको क्विज देखने को मिलती है। सिर्फ अभी आप देखिए कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, किस तरीके के सैंपल क्वेश्चन उसका बनता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? इफ अ पर्सन सेल्स अ साड़ी एट ₹5,200 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस। यानी कि यहाँ पर अब देखिए आपको क्या पता चल गया, सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया, आपको प्रॉफिट पता चल गया, फिर आपको उसी के बेस से यहाँ पर कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस आपसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होने वाले हैं जब आप इसे एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ भी चीज आपके लिए इस पूरे कोर्स में डिफिकल्ट नहीं होने वाली है। जो थर्ड टाइप है हमारा, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पर आपसे पूछा जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस आफ्टर चेंजिंग सम कंडीशन। कुछ कंडीशंस उस क्वेश्चन में चेंज होती रहेंगी, जैसे कि उमा वांट्स टू गेन 15% प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ शुगर, शी बाइज 120 kg of sugar at ₹24 per kg to mix with 180 kg of sugar bought at ₹28 per kg. She wants to sugar, she sells the sugar mix at. तो इस तरह के क्वेश्चन बनता है कि उसने पहले किसी और दाम पे खरीद लिया किसी एक सामान को, फिर उसने दोबारा किसी सस्ते दामों पर खरीद लिया और दोनों को मिला दिया। अब दोनों को मिलाने के बाद वो चाह रही है कि मैं 15% का प्रॉफिट कमा लूं, तो अब उसे किस दाम पर वो बेचनी चाहिए वो चीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें इनकी ट्रिक्स ही नहीं पता होती थी किस तरीके से इन क्वेश्चंस को इजीली हम कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसी में 2 से 3 मिनट वेस्ट करके आते हैं, जबकि आप हार्डली से 40 to 50 सेकंड में इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो देखेंगे ये सारी चीजें इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं। आइए मूव करते हैं अपने अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप आपको क्लियर हो गए, किस किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर बनते हैं। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही एक अटैच नया टॉपिक बनता है डिस्काउंट। इसके क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही प्रॉफिट एंड लॉस वाला इसमें चलता है। तो डिस्काउंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अ ट्रेड्समैन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड एज टू गेन 19%। तो अब डिफरेंट कंडीशंस हमें डिस्काउंट से देखने को मिलेंगी। एक शॉपकीपर था, उसने क्या करा, 15% डिस्काउंट दे दिया किसी एक सामान पर। अब वो क्या करे, कॉस्ट प्राइस पे कितना उसे मार्क करे अपने डिस्काउंट को, ताकि वो 19% का गेन भी कमा ले। आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते होंगे तो वहां पर काफी चीजें आपको 50% डिस्काउंट पे मिलती है, लेकिन शॉपकीपर क्या होते हैं, वो पहले से ही कॉस्ट प्राइस पे इतना डिस्काउंट मार्क करते हैं कि इतना परसेंट वो प्रॉफिट कमा सके। तो इसी तरीके से आप उसे देखेंगे, वो रियल लाइफ एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई की जाती है डिस्काउंट में, वो सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी 1 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। या तो क्वेश्चन कैसे बनता है, सिंपल इंटरेस्ट से या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से, दोनों ही चीज से पूछा जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ये भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ लेंट ₹6,000 टू बी फॉर 2 years and ₹1,500 to C for 4 years and receive 900 as interest from both of them together. The rate of interest per annum was। तो अब एक पर्सन है कोई, वो ने बी को भी उधार दिया हुआ है, सी को भी उधार दिया हुआ है, और उसे इतना 900 रुपए क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है दोनों से मिलाकर। तो अब आप बताइए कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है पर एनम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते हैं, किसके कंपैरिजन में, कंपाउंड इंटरेस्ट के। वहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें ज्यादा करनी होती है, तो इसीलिए जो स्पेशल ट्रिक्स हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड, वो भी आपको बताई जाएंगी कि किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, या फिर अगर कैलकुलेशंस के बेस पर हम ऑप्शंस के बेस पर ऑप्शंस को भी चेक करके क्या वहां पर आंसर किया जा सकता है। तो वहां पर भी ये चीज देखेंगे, कहां कहां हम अपना टाइम सेविंग ट्रिक्स देखेंगे, वहां पर कहां कहां हम अपना टाइम बचा सकते हैं। आगे देखेंगे क्या बताया इन्होंने, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट फॉर 2 years इन ₹40.80 and the simple interest on the same sum is ₹40 at the same rate and for the same time the rate of interest is। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्वेश्चन में आ गए, तो कंडीशंस वहां पर थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेंगी। वो सारी कंडीशंस आपको बताई जाएंगी, किस कंडीशन में आप एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ये सारी चीज
बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लीन समझाई जाएंगी, तो कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को देख के अभी घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप ही हैं जो 40 to 50 सेकंड्स में इजीली एग्जामिनेशन में करके आ रहे होंगे। बस सिर्फ एक बार आप देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, पूरा ओवरव्यू ले लीजिए सिलेबस का और क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वहां पर आपके लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होने वाली है। अलजेब्रा से जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप बनता है और जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखे जा रहे हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अलजेब्रा से रिलेटेड, और इसी से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, जहां पर क्या बताया गया, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू z देन द एक्सप्रेशन x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस z क्यूब प्लस 3xyz विल बी इक्वल टू। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। आप किसी भी एक की वैल्यू ले सकते हैं, x की, y की या फिर z की वैल्यू ले सकते हैं, उसे आप पुट कर दीजिए तो इजीली आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, आप देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर भी हम शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से स्टार्ट करते हैं पेज के इस एंड से, यहां पर जाकर खत्म होता है, लेकिन वहीं पर आप शॉर्टकट ट्रिक से देखेंगे कैसे इन क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है। सारा चीज है स्मार्ट वर्क का, हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी आप, लेकिन साथ साथ वहां पर आप जब तक स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आप अपना एक्यूरेसी और स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 3 क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर फाइंडिंग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तीनों में से कोई भी एक चीज आपसे पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, या स्पीड पूछ ले या टाइम पूछ ले या फिर आपसे डिस्टेंस पूछ ले। इन अ 100 मीटर रेस, कमल डिफीट्स विमल बाय 5 सेकंड। If speed of Kamal is 18 km per hour, then the speed of Vimal is। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया, सिंपली आपसे स्पीड पूछी गई है। इन्होंने बता दिया कि 100 मीटर की रेस है, कमल विमल को 5 सेकंड से हराता है और स्पीड थी कमल की 18 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए कि स्पीड होगी जो विमल की वो क्या होगी, कन्वर्जन आपको करना होगा। आपको बताया गया 5 सेकंड से हरा है, स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो ये चीजें बताई जाएंगी जहां पर जनरली मिस्टेक्स होते हैं, जहां पर जनरली डाउट्स होते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे जब आप टॉपिक, कोई भी टॉपिक एक लेंगे, वहां पर आपको काफी सारे डाउट्स आएंगे कि सर इसमें अगर इस तरीके का डाउट आया तो हम क्या करेंगे। लेकिन ऑलरेडी हमने उन्हीं टॉपिक्स पे वर्क कराया हुआ है जो स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं, जो स्टूडेंट्स के जनरली माइंड में डाउट आते हैं, वो ऑलरेडी हमने कवर करे हुए हैं। स्पेशली आपको डाउट्स क्लिप्स दी जाएंगी ताकि आप अपना एक एक डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएं। तो वहां पर आपका डाउट भी क्लियर हो गया, उसकी भी कोई टेंशन आपको नहीं रहने वाली है। तो देखा आपने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं मेंसुरेशन 2D एंड 3D। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो 2D से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है या फिर 3D का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे फेवरेट एग्जामिनर का वो क्या है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फेवरेट है और इससे ही जनरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है क्यूब एंड क्यूबॉइड से, इफ 2 आयरन क्यूब्स ऑफ साइज 10 mm each are dropped in a vessel with 200 डिग्री सेल्सियस वाटर कंटेंट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इन द वेसल। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्यूब को पिघलाकर एक नई शेप दी जा रही है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द, और आपसे पूछ लिया गया वॉल्यूम, आपसे पूछ लिया गया जो वेसल है उसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है इन मिलीलीटर। तो इस तरीके क्वेश्चंस क्यूब्स एंड क्यूबॉइड से देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन 2D एंड 3D से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एवरेज। एवरेज से किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एवरेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स गिवन। वहां पर क्या किस तरीके के क्वेश्चन एवरेज से जो जनरली एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको ऑलरेडी क्या दे दिया जाए, एवरेज दे दिया जाए डिफरेंट ग्रुप्स का। डिफरेंट ग्रुप्स का एवरेज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया जाएगा। क्या किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 3 times the 5th number. If the average of all the 5 number is 8.58, then the 5th number is। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने क्या बता दिया, the average of the first 4 number is 3 times of the 5th number, इन्होंने बता दी ये चीज। If the average of the 5 number is, और इन्होंने ऑलरेडी ये भी बताया कि जो 5 नंबर्स का एवरेज होने वाला है वो क्या होने वाला है 85.8। तो अब आप ये बताइए then the 5th number is, तो 5वां नंबर वो कौन सा है। तो देखेंगे इन्हें किस तरीके से इजीली सॉल्व करा जाएगा या फिर इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। मूव करते हैं आगे।
और क्या देखने को मिलता है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। एवरेज से और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। इनका मतलब क्या है, या तो कोई चीज क्या कर दी जाए, ग्रुप में ऐड कर दी जाए, उससे क्या होगा, एवरेज पे इंपैक्ट पड़ेगा, या फिर ग्रुप से कोई चीज को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो भी क्या होगा, एवरेज पे फर्क पड़ेगा। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का मतलब समझ में आया, एक ग्रुप था, उनका एवरेज हमें पता था, अब उसमें कोई चीज नहीं डाल दी गई या फिर उसमें से कोई चीज निकाल दी गई। कैसा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ बॉय हैज एन एवरेज वेट ऑफ 36 kg. One boy weighing 42 kg leaves the group and the another boy weighing 30 kg joins the group. अब दोनों क्या हो गया, दोनों कंडीशन एक साथ लगा दी गई। एक क्वेश्चन कैसा बन सकता है, या तो ग्रुप से कोई निकल रहा है या फिर ग्रुप से में कोई आ रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि दोनों ही कंडीशन साथ लगा दी जाए। जैसे इन्होंने बताया कि एक ग्रुप में कितने बॉय थे, एक ग्रुप था बॉयज का जिसका एवरेज वेट था 36 kg। अब क्या कर दिया गया, उस ग्रुप में से एक 42 kg वेट के बॉय को हटा दिया गया और नया बॉय उसकी जगह लाया गया जिसका वेट कितना था, 30 kg। If the average now becomes 35.7 kg, then how many boys are in the group? अब आपसे पूछ लिया गया कि अब जो नया एवरेज निकल कर आया वो आया 35.7 kg। अब आप ये बता दीजिए कि उस ग्रुप में कितने लोग हैं, कितने बॉयज उस ग्रुप में हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रिपीटेडली देखे जा रहे हैं, तो इन्हीं पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्या है, एवरेज एज। एवरेज एज का मतलब क्या हुआ, एवरेज एज ऑफ अ टीम हैविंग 12 प्लेयर्स इज 23 years. If the age of the coach is also included, then the average age increased by 2 years. What is the age in years of the coach? तो इस तरीके से जो एवरेज एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं, तो ये भी आपको बताए जाएंगे, इनकी ट्रिक्स आपको वहां पर बताई जाएंगी। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, परसेंटेज। तो परसेंटेज भी जैसे मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हो जाते हैं आपके लिए। कौन कौन से, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, जहां पर क्या हो रहा हो, या तो कोई किसी चीज का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो या फिर किसी चीज का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा हो, या फिर दोनों ही कंडीशन सिंपल एक क्वेश्चन में लगा दी जाए। या फिर क्या हो सकता है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, कोई एक चीज है उसे डिफरेंट परसेंटेज में डिवाइड कर देगा, यानी कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन था वो किसमें किया गया, परसेंटेज में किया गया, और वो आपसे पूछ लिया जाए। या फिर थर्ड टाइप क्या हो जाता है हमारा, परसेंटेज विद अदर टॉपिक्स। तो परसेंटेज का तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ कोई और टॉपिक इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो समझते हैं इनका सैंपल क्वेश्चन भी एक एक देख लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो हमें। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में कैसा क्वेश्चन बनेगा, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। तो एक पर्सन था, उसकी सैलरी में क्या हुआ, पहले तो परसेंटेज इंक्रीज हो गया उसकी सैलरी में 20% का, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है 20%। अब आप ये बताइए जो परसेंटेज चेंज हुआ उसकी सैलरी में वो कितना हुआ, परसेंटेज इन हिज सैलरी, परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज से देखने को मिलते हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा, अ मैन विल्स 40% of his wealth to his wife and the rest to his children. What percentage of wealth will to the wife do the children get? तो अब देखिए एक पर्सन था, उसने अपनी विल बनाई, कुछ परसेंटेज वो अपनी वाइफ को दे रहा है, कुछ परसेंटेज वो अपने बच्चों को दे रहा है। तो इस तरीके से परसेंटेज क्या हो गया, वो परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, परसेंटेज में एक चीज को डिवाइड किया गया। थर्ड टाइप क्या बनता है, परसेंटेज विद अदर टॉपिक्स, यानी कि परसेंटेज का तो क्वेश्चन होगा लेकिन कोई और टॉपिक भी उसमें इंक्लूड करे जाएंगे, जैसे कि the ratio of the number of boys and girls in a school is 3:2. If 20% of the boys and the 25% of the girls are scholarship holders, then the percentage of the student do not get the scholarship is. तो अब देख सकते हैं आप, पहले ही इन्होंने क्या बताया, जो नंबर है बॉयज और गर्ल्स का स्कूल में वो किस रेशियो में है, 3 से 2, 3:2 रेशियो में है। अब देखिए जिसमें से 20% बॉयज और 25% गर्ल्स को क्या मिला हुआ है, स्कॉलरशिप मिला हुआ है। अब आप ये बताइए देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट द स्कॉलरशिप। अब आप ये सिंपली बता दीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने परसेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं परसेंटेज से। 3 टाइप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, और जहां पर कोई अदर टॉपिक भी इंक्लूड कर दिया जाए परसेंटेज के साथ। मूव करते हैं आगे।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, HCF एंड LCM। तो HCF एंड LCM से दो कंडीशंस आपको, दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं। या तो सिंपली आपसे क्या पूछ लिया जाए, HCF और LCM पूछ लिया जाए नंबर देके, या फिर वहां पर आपको डिफरेंट कंडीशंस के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। HCF LCM कैसे रहेगा, फाइंड द LCM ऑफ 72, 108 या फिर 2100। तो इस तरीके से 3 नंबर आपको दे दिए गए, आपसे पूछ लिया गया HCF बता दीजिए इस नंबर का, या फिर आप LCM बता दीजिए, ये सिंपली पूछ लिया जाएगा। लेकिन डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। अब जैसे कि दो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए ली है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1280 एंड देयर HCF इज 8, द LCM ऑफ द नंबर विल बी। अब देख सकते हैं कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल चेंज है। दो नंबर का प्रोडक्ट हमें बताया गया 1280, 1280, जिसका HCF भी ये बता रहे हैं कि 8 है, इसका HCF भी कितना है, 8 है। अब आप ये बताइए LCM क्या होगा, द LCM ऑफ द नंबर विल बी, ये पूछा आपसे गया। तो इस तरीके की डिफरेंट कंडीशन, या फिर और कोई किसी कंडीशन क्या हो सकती है, 3 नंबर आर इन रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड देयर LCM इज 2400। अब आप बताइए देयर HCF इज, अब कंडीशन इस तरीके से काफी कंडीशन चेंज हो सकती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में HCF LCM से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गए ये दोनों टाइप आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सिंपली रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही क्वेश्चन बनता है। एक सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ बैग देयर आर कॉइंस ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। इफ देयर इज ₹30 इन ऑल, हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन आर देयर इन। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको किस तरीके से देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ एक सैंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली सेम ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, तो थोड़ी सी कंडीशंस वहां पर चेंज हो सकती है। इससे आपको सिर्फ ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जामिनेशन में एक टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखा आपने यहाँ पर एक बैग में 25 पैसे का, 10 पैसे का और 5 पैसे का कॉइन है, और रेशियो क्या दे दिया गया इनका 1:2:3। टोटल पैसा कितना है उसमें 30 रुपए है। अब आप ये बताइए 5 पैसे के कॉइन उसमें कितने होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट ये और फाइनल टॉपिक क्या है हमारा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। यहाँ पर टाइम एंड वर्क से भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन दो टाइप एग्जामिनेशन में जनरली देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो टाइप हैं, फ्रैक्शन एफिशिएंसी टू वेजेस M1D1 W1 M2D2 W2, या फिर एक्समैन, एक्स वुमेन, एक्समैन, वाई वुमेन, जेड बॉय, या फिर मिसलेनियस। अब इन दोनों टाइप का मतलब क्या हुआ। अगर मैं इस तरीके से आपको टाइप बताऊं तो आपको टाइप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आपने इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, इस टॉपिक के बारे में आपको पता ही नहीं है। तो एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारे को एक आइडिया मिले कि टाइम एंड वर्क से किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं पहले सैंपल क्वेश्चन। A company employed 200 workers to complete a certain work in 180 days. If only 1/4 of work has been done in 50 days, then in order to complete the whole work in time, the number of additional worker will be to be employed was। अब एक कंपनी ने क्या करा, 200 वर्कर्स को क्या कर लिया, हायर कर लिया, एम्प्लॉयड कर दिया, ताकि वो क्या कर सके, एक काम को 150 दिन में पूरा कर सके। लेकिन अब क्या होता है, 50 दिन बीत जाते हैं, 50 दिन कंप्लीट हो गए और सिर्फ कितना ही काम हो पाया, सिर्फ 1/4 काम ही हो पाया। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमें पूरा काम कंप्लीट करना है, तो हमें और कितने एडिशनल वर्कर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, और कितने एडिशनल वर्कर उस कंपनी को एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो इस तरीके की कंडीशंस आती हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं टाइम एंड वर्क से। इसके सेकंड टाइप की मैं बात करूं, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 50 days when they are working individually. On first day one person works and the second day the other person joins him. On the third day one more person joins him and the process continue till the work is completed. How many approximate days are needed to complete the work? तो यहाँ पर अब क्या बताया गया कि एक काम था जिसे 50 दिन में पूरा किया जा सकता था। एक ग्रुप था वर्कर्स का, वो उस काम को 50 दिन में पूरा कर लेता। लेकिन पहले दिन काम हुआ, दूसरे दिन जब काम होता है एक नया वर्कर उसे ज्वाइन कर लेता है, तीसरे दिन काम होता है स्टार्ट, फिर एक नया वर्कर ज्वाइन कर लेता है, और इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो अब आप बताइए हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। तो अब आप क्या एक ही दिन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, शॉर्टकट ट्रिक की आपके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ताकि आप इजिली इन क्वेश्चन को कर सकें। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी किसमें, इस
एसएससी एमटीएस कोर्स में। तो अब चीजें आपको क्लियर हो गई, आपने देख लिया इंग्लिश से आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के सैंपल क्वेश्चंस आपने देखे, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आपने देखा कि आपके एप्टीट्यूड से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर उनमें से भी किस टाइप कौन सा टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप क्लियर करने के लिए आपको मैंने एक सैंपल क्वेश्चन दिखाया कि इस टाइप एक आइडिया आपको मिल जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो आइए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जैसे कि अगर बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपके एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, तो अगर बात करी जाए एसएससी एमटीएस की जो प्रीवियस एनालिसिस किया गया वहां से कौन कौन से क्वेश्चंस हमें डीआई से देखने को मिल रहे हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, डेटा टेबल चार्ट या फिर लाइन ग्राफ। लेकिन जब हम बार चार्ट की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी टाइप्स इसके देखने को मिलेंगे, काफी सब टाइप्स आपको बार ग्राफ के देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, या फिर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट या फिर डेविएशन बार चार्ट भी आपको देखने को मिलता है। जब आप कोर्स में इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, डीआई को पढ़ रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कितने डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं किसी भी एक चार्ट के, और उन्हें करने की अप्रोच में भी थोड़ा सा चेंज कहां पर आ सकता है। क्या हर एक चार्ट के लिए एक डिफरेंट अप्रोच हमें यूज करना है या फिर सारे ही एक अप्रोच से वहां पर होंगे, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो लेकिन अगर बार ग्राफ की हम बात करते हैं, बार चार्ट की हम बात करते हैं, तो किस टाइप्स के क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल रहे हैं, वर्टिकल बार चार्ट और डेविएशन बार चार्ट। वर्टिकल बार चार्ट और डेविएशन बार चार्ट पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है, तो होपफुली हम ये कह सकते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी आपको वर्टिकल बार चार्ट और डेविएशन बार चार्ट से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा चार्ट आता है हमारे पास, पाई चार्ट। पाई चार्ट में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो जनरली एग्जामिनेशन में देखी जा रही है या फिर देखी जा सकती है वो कौन कौन सी है, परसेंटेज वैल्यू पाई चार्ट, यानी कि जहां पर जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो डेटा हमें दिया जाएगा वो किसकी फॉर्म में होगा, परसेंटेज की फॉर्म में। वो किसकी फॉर्म में दिया जाएगा, परसेंटेज की फॉर्म में दिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना जो 5 क्वेश्चन इसके बेस पे, 5, 3 या 4 क्वेश्चन इसके बेस पे दिए गए होंगे, वो इसी डेटा के बेस पे हमें सॉल्व करने होंगे। या फिर क्या हो सकता है, डिग्री वैल्यू पाई चार्ट। अब कुछ पाई चार्ट ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको डिग्री में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो सर डिग्री से हम कैसे क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिग्री से परसेंटेज की फॉर्म में अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज से डिग्री में कैसे आप कन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। और एक्चुअल नंबर में भी आप कैसे इसे डिग्री को कन्वर्ट करेंगे या फिर परसेंटेज को वहां पर अपने डेटा को आप कन्वर्ट करेंगे, तो हम देखेंगे ये सारी ट्रिक्स किस तरीके से ये काम करेगी पाई चार्ट के, जब हम पाई चार्ट का कोर्स कर रहे होंगे। या फिर हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक्चुअल वैल्यू पाई चार्ट, जहां पर सिंपल नंबर्स में आपको डेटा गिवन हो। तो चीजें क्लियर हुई कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं पाई चार्ट से। अब बात कर जाए डेटा टेबल। इसी तरीके से डेटा टेबल के भी काफी डिफरेंट सब टाइप्स बनते हैं, डबल डेटा टेबल, सिंगल डेटा टेबल, लेकिन जो एग्जामिनेशन में जनरली आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा देखने को मिल रहा है, सिंगल डेटा टेबल, जिसे मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा इजी हो जाता है ये टाइप। जैसे कि अभी हम बात करें एसएससी एमटीएस की, तो यहां पर इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, या फिर इतना हाई लेवल का टाइप आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव डेटा टेबल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा डेटा हमें गिवन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। यहां पर जो सिंगल डेटा टेबल है, वहां पर इंफॉर्मेशन या डेटा ऑब्जर्व करने में इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन क्यूमुलेटिव डेटा टेबल में क्या है, जो पिछला डेटा है वो आगे वाले में क्या करा जा रहा है, ऐड करा जा रहा है, इंक्रीज करा जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्यूमुलेटिव डेटा टेबल रखा गया। लेकिन इसमें भी आप बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे जब आप इस सेशन को कर रहे होंगे, जब ये टॉपिक आपका इस कोर्स में चल रहा होगा। और बात करते हैं लाइन ग्राफ की, तो लाइन ग्राफ से हमें डबल लाइन ग्राफ वहां पर देखने को मिल सकता है हमारे एग्जामिनेशन में। तो डेटा इंटरप्रिटेशन से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, डेटा टेबल चार्ट या फिर लाइन ग्राफ। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनके भी डिफरेंट सब टॉपिक्स होते हैं, इनके भी डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं, तो कुछ इस तरीके के टाइप्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग की अगर बात की जाए तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, या फिर उनमें से किस टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग से सबसे पहले हमारे सामने आता है एनालॉजी। तो सर एनालॉजी से किस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, तो 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एनालॉजी में। या तो आपसे वर्ड एनालॉजी पूछ लिया जाए,
या आपसे नंबर एनालॉगी दे दिया जाए या फिर आपको अल्फाबेट एनालॉगी वहां पर देखने को मिल जाए। तो सर वर्ड एनालॉगी में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सैंपल क्वेश्चन, लायन फ्लैश काउ डैश। तो अब आप बताइए कि किस तरीके से इनका रिलेशन बन रहा है। तो आप कहेंगे सर लायन तो क्या खाता है, फ्लैश खाता है, और काउ क्या खाती है, ग्रास खाती है। तो यहां पर आपकी एनालॉगी सॉल्व हो गई, यहां पर ग्रास आ जाएगा। इसी तरीके से नंबर एनालॉगी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं 13, 19। अब आप ये बताइए 31 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है। अल्फाबेट एनालॉगी आपको देखने को मिल सकती है AGIO EK। अब आप ये बताइए कि नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एनालॉगी टॉपिक से एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो एनालॉगी हमें समझ में आ गई, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो हमें समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, नंबर एंड लेटर सीरीज। नंबर एंड लेटर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और जनरली हर साल आपको ये देखने को मिलेंगे, और एक सीरीज से 2 या 3 क्वेश्चन भी आपसे वहां पर पूछे जाते हैं। तो इसकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होगा, अभी तो यहाँ पर सिर्फ हमें अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, अभी सिर्फ हमें यहाँ पर अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी सीरीज में क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक सैंपल क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिया कि इस तरीके की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो आपको रिलेशन फाइंड करना होगा इस सीरीज के बीच में, और इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, उनका आंसर आपको करना होगा। तो 2 टॉपिक आपने देखे कि रीजनिंग से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एनालॉगी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नंबर एंड लेटर सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग के दूसरे टॉपिक्स में भी ये काम आता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग की अगर बात करी जाए तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन लेटर एंड वर्ड बेस्ड हो, जो कोडिंग किसके बेस पर हो, लेटर एंड वर्ड बेस्ड कोडिंग हो, या फिर कैसी हो सकती है, फिक्टिशियस लैंग्वेज हो सकती है वो। सर लेटर और वर्ड तो हमें समझ में आ गया कि लेटर और वर्ड्स के बीच में कुछ रिलेशन होगा, उनकी कुछ कोडिंग की जा रही होगी, लेकिन ये फिक्टिशियस लैंग्वेज क्या होती है। तो फिक्टिशियस लैंग्वेज कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये भी सैंपल मैंने आपके लिए यहां पर रखा है। INN, मिन फिन बिन जिन मीन्स ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट, यानी कि क्या हो गई, मिन बिन जिन, क्या इनका कोई मीनिंग है क्या, ये एक तरीके से हमारी फिक्शन है, ये हमारी क्या है, फिक्शन लैंग्वेज है। तो इसीलिए क्या बोला मैंने इसे यहाँ पर, फिक्टिशियस लैंग्वेज। वर्ड आपको समझ में आता है, लेटर आपको समझ में आता है, लेकिन फिक्टिशियस लैंग्वेज क्या है, जो लैंग्वेज हमने हमारी सिर्फ फिक्शन हो, एक इमेजिनरी लैंग्वेज की जहां पर बात की जाए। मिन फिन बिन मीन्स ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट, इन्होंने क्या कह दिया, जो मिन बिन जिन है इसका मतलब क्या है, ट्रेन आर ऑलवेज लेट। तो इस तरीके की कोडिंग आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है। तो ये 3 टॉपिक आपके लिए रीजनिंग से इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या चीजें हमारी रीजनिंग से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल एंड नोटेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग से जब हम बात करें तो किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंडीशंस ऑन लेटर नंबर एंड सिंबल्स। तो सिंबल्स एंड नोटेशंस में किस तरीके का क्वेश्चन हमसे बनता है, जो कंडीशन लेटर्स नंबर या सिंबल से रिलेट करी हो, जैसे कि इफ मींस स्टार, स्टार मींस प्लस, प्लस मींस स्लैश, स्लैश मींस माइनस, देन 40 स्टार 12 प्लस 3 माइनस 6 स्लैश 60 इज इक्वल टू। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से एक का मीनिंग दूसरा हो रहा है, दूसरे का मीनिंग तीसरा, और इसी तरीके से सबका मीनिंग अलग अलग हमें दिया गया है। तो इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहेगा लेटर्स का, नंबर्स का और सिंबल्स का लेटर रहेगा, और इस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर आपको अभी भी इसकी ट्रिक नहीं, अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता रहेगी एग्जामिनेशन में, तो आप समझ सकते हैं कितना कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा अभी, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग ये नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट भी एक फेवरेट टॉपिक रहता है जब हम रीजनिंग की बात करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट से भी हर साल हमें कौन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब सीटिंग अरेंजमेंट तो क्या हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट तो क्या हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट ट्रायंगल भी हो सकता है, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट लीनियर भी हो सकता है। हर एक टाइप हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट का, लेकिन जनरली एग्जामिनेशन में किस टाइप से हमारे को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो होता है हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट जैसे मैंने आपको बताया, सर्कल की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, ट्रायंगल की फॉर्म में, या फिर लीनियर की फॉर्म में। और स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात कर जाए तो वो एक ही तरीके का अरेंजमेंट रहता है, लेकिन जनरली आप जो एसएससी एमटीएस में एग्जाम में देखेंगे किस टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो सर्कुलर अरेंजमेंट के बेसिस पर होते हैं। आगे अगर देखें रैंकिंग अरेंजमेंट, तो रैंकिंग अरेंजमेंट
क्या हो सकता है, नंबर के बेस पे हो सकता है, या फिर कंपैरिजन के बेस पे भी, किसी हाइट का, किसी एज का, किसी वेट का हम कंपैरिजन कर लें, या फिर नंबर्स के बेस पे भी रैंकिंग अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके वर्बल रीजनिंग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ ये भी मैंने बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें रीजनिंग नॉन वर्बल सेक्शन की, रीजनिंग नॉन वर्बल सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटेशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, हिडन एम्बेडेड फिगर्स, या फिर फिगर काउंटिंग। तो ये 4 टॉपिक हमारे लिए हो जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक बार हमें क्या करना होगा, इनकम्प्लीट पैटर्न को पूरा करना होगा, कुछ ऑप्शंस हमें दे दिए जाएंगे और बताना होगा कि नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होने वाला है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कि अगर पेपर को हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं और बाद में उसे खोल देते हैं तो किस तरीके का पैटर्न बनेगा, आप देखेंगे कि कैसे इजीली आप इसे फाइंड करेंगे। हिडन एंड एम्बेडेड फिगर, कि एक फिगर के अंदर ही क्या होगा, दूसरा फिगर हाइड कर दिया जाएगा, हिडन फिगर, या फिर जिसे हम एम्बेडेड फिगर बोल देंगे। फिगर काउंटिंग कैसा रहेगा, सपोज एक ट्रायंगल है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए गए, अब आप टोटल बताइए कि कितने ट्रायंगल इसमें बनेंगे, तो एक एक काउंट करने आप बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा। तो इनकी भी कुछ, इन सब की ट्रिक्स होती है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इजिली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे जब आप इस कोर्स में इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। तो आइए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे हमें पता है हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एशियंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एशियंट हिस्ट्री से कहां से क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो प्री हिस्ट्री यानी कि स्टोन एज से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाजनपद एंड मगध से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, रिलीजियस रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मौर्य एम्पायर आपसे पूछा जा सकता है, या फिर द संगम एज भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको अभी इनकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो घबराना ही नहीं है, आपको ये टॉपिक भी पढ़ाए जाएंगे कि इन टॉपिक का क्या क्या हुआ इस एज में, और उसके बाद इनकी स्पेशली क्विज भी रखी जाएगी, वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन वहां पर होगा ताकि आपसे कोई भी चीज छूटे नहीं। एशियंट हिस्ट्री आपने कंप्लीट करा, तो वहां पर अगर बात कर जाए मेडिवल हिस्ट्री की, तो मेडिवल हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्री मेडिवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत, द विजयनगर एम्पायर, द सूफी एंड भक्ति मूवमेंट और द मुगल अंपायर। उसके बाद अगर मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़े तो मॉडर्न हिस्ट्री से ये 3 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, क्रोनोलॉजी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हिस्ट्री से आपको पढ़ने होंगे। हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं टॉपिक से आपको जनरल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री आपको समझ में आ गया, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट अगर देखते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी से कौन कौन से वो सेक्शन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाटर साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर जो इकोसिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां से बनते हैं इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल एस्पेक्ट से। ड्रेनेज सिस्टम, ये तो आपको क्लियर होगा, ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोइल एंड नेचुरल वेजिटेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने आएंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल डाइवर्सिटी, हर एक रीजन में, हर एक कॉन्टिनेंट में किस तरीके से डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है। तो कॉन्टिनेंटल डाइवर्सिटी से आपको पढ़ना होगा जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल डाइवर्सिटी से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की अगर बात कर जाए, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज आपको पढ़ने हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी ज्योग्राफी से रिलेटेड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चीजें क्लियर हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा एसएससी एमटीएस में। तो कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं कंप्यूटर में, फंडामेंटल एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, विंडोज एंड ऑफिस,
कंप्यूटर एंड नेटवर्क, और लास्ट इंटरनेट। इंटरनेट की नॉलेज तो आपको ऑलरेडी होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है यहाँ पर। अगर फंडामेंटल्स एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो दो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। कंप्यूटर का कोर्स एक सेपरेट कोर्स आपके लिए बनाया गया है जहां पर A to Z चीजें आपके लिए कवर करी हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, उसी तरीके की वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाती हैं। उनका रिवीजन, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में से दो चीजें आपको पढ़नी है, डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आ जाते हैं हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर क्या एप्लीकेशंस होती हैं उन सॉफ्टवेयर की क्या यूज हो रहा है उस सॉफ्टवेयर का किसी एक कंप्यूटर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ मेमोरी, किस किस तरीके की मेमोरीज हमें कंप्यूटर में देखने को मिलती है, या फिर क्या क्या स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, किस तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस हमें कंप्यूटर में देखने को मिलती है। विंडोज एंड ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से आप एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्क कर सकते हैं। पावर पॉइंट की बात करें या फिर हम एक्सेल शीट्स की बात करें या फिर हम वर्ड की बात करें, तो वो सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कवर होंगी। और नेक्स्ट आता है हमारे सामने कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो वहां पर नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं और इंटरनेट रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं एसएससी एमटीएस के। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट क्या है? पॉलिटी। तो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी से हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी। तो यूनियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट से क्या क्या एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलता है? एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं या फिर लेजिस्लेचर से रिलेटेड। इसी तरीके से अगर बात कर जाए स्टेट गवर्नमेंट की, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? यूनियन गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से पार्ट से बनते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी किस किस रिलेटेड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, या फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कब इसे बनाया गया, कौन किस का इन्वॉल्वमेंट रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, क्या इसके पार्ट्स हैं, कितने इसके आर्टिकल्स हैं, कितने इसके शेड्यूल्स हैं और किस आर्टिकल की शेड्यूल में कौन सा लॉ मेंशन किया गया है, क्या क्या राइट्स हमें प्रोवाइड करे जा रहे हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से बात की जाए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, तो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर किसी भी एक सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को एग्जामिनेशन में मिलते हैं। और क्या चीजें पॉलिटी से रिलेटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं? लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी और इंडियन फेडरल सिस्टम। तो अगर बात करें हम लोकल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट रूलर यानी कि पंचायत की बात की जा रही है, पंचायत रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इंडियन फेडरल सिस्टम यानी कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों चीज इसमें इंडियन फेडरल सिस्टम में कवर हो जाती हैं। तो ये पूरा पार्ट है पॉलिटी का। पॉलिटी से इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो जितना भी हमारा सिलेबस था वो सारा हमने कवर कर लिया है। आज के सेशन में हमने देखा कि क्या है एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स हमें उसके मिलने वाले हैं या फिर क्या वहां पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। पूरा सिलेबस हमने डिटेल सिलेबस देखा कि किस एक सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक एग्जामिनेशन में आएंगे और उसके बाद हमने देखा कि क्या अप्रोक्सीमेट नंबर के क्वेश्चंस हमें आने वाले एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की क्या वेटेज रहने वाली है एग्जामिनेशन में। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो टॉपिक है हमारा वो कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर उसका किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमने कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी देखे कि किस टाइप के क्वेश्चंस
इस एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलेंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चंस के साथ हमें टैकलमेंट करना है। तो ये सारी चीजें हमारे इस विद्या 24 के एसएससी एमटीएस के कोर्स में कवर की गई हैं, जहां पर मैंने आपको बताया कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच आपको मिलने वाली है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। डे 1 से लेकर एंड तक आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जितने भी आपका रिवीजन सेशन है, वो सारा इस कोर्स में आपको मिलने वाला है। कोई भी चीज ऐसी नहीं रहने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो छोड़ दी जाए, बल्कि जो टॉपिक्स जो टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा मेहनत की गई है, आपके लिए और अच्छे से उनके क्वेश्चंस अरेंज किए गए हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। तो इस सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन लर्न स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट एंड बी स्मार्ट। थैंक यू।